हेलो बच्चों, आज हम अध्याय नए राजा और राज्य पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नए राजा और राज्य के परिचय पे, राष्ट्रकूट पे, पाल पर, गुर्जर प्रतिहार पर और चोल शासक पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं नए राजा और राज्य से। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में नए क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ये बड़े जमींदार और योद्धा होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था, और बच्चों, इन्हें राजा द्वारा विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई थी। इस समय भारत में 3 नए राजवंशों ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। ये राजवंश थे दक्कन में राजकूट, पूर्वी में पाल और मध्य और पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार। और बच्चों, ये तीनों जो हैं कन्नौज राज्य के लिए परस्पर लड़ते रहते थे, और इसी टकराव को हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। बच्चों, इस संघर्ष के अंत में गुर्जर प्रतिहार सफल हुए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं राष्ट्रकूट पे। बच्चों, राष्ट्रकूट जो है चालुक्यों के सामंत थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठा के उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, और दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। बच्चों, उन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। बच्चों, दंती दुर्ग को महाराजा धीराज, परमेश्वर, भटाकर जैसी उपाधियां जो है प्राप्त हुई थी। यहाँ तक कि कैलाश मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। बच्चों, अमोद वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय जो हैं राष्ट्रकूट वंश के ही राजा थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पाल पर चर्चा करते हैं। बच्चों, पाल वंश जो है पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, और इसकी स्थापना जो है गोपाल पाल ने की थी। बच्चों, पाल वंश का जो है विस्तार वर्तमान में बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, उड़ीसा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किए। बच्चों, पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और अगर हम बात करें पाल वंश के शासन काल को, तो यह लगभग 400 वर्षों तक चला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार पर। बच्चों, पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत में दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति जो है गुर्जर प्रतिहारों की थी, और इस साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे राजा हरिश्चंद्र। बच्चों, गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिम में मध्य भारत तक अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। राष्ट्रकूट जो था वो बार बार प्रतिहारों व पाल शासकों से कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पे अधिकार करने के लिए संघर्ष करते थे। बच्चों, कन्नौज व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का जो है महत्वपूर्ण शहर था, और इसी वजह से इसे महोदय नगर कह के भी पुकारा जाता था। बच्चों, राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के चोल वंश के शासकों से भी संघर्ष किया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे चोल शासक पे। बच्चों, दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, और इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। बच्चों, उन्होंने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठा के तंजौर पे अपना अधिकार कर लिया, तथा
उसे स्वतंत्र राज्य की तरह स्थापित की। एक युद्ध में परांगत प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में लग गए और इसी कारण पांड्य राज्य पे भी उन्होंने विजय हासिल की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा चोल शासक पे जारी रखते हैं। बच्चों, चोल वंश के राजाओं में राजा राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वह एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता थे। उन्होंने गंगा वंशी शासकों और केरल के राजा को पराजित किया तथा पांड्यों से मदुरा भी छीन ली। बच्चों, राजा राज प्रथम ने समुद्र के महत्व को समझा, अतः वो सामुद्रिक विजय के लिए निकल पड़े और लंका के उत्तरी भाग एवं मालद्वीप नामक द्वीपों पे अपना अधिकार जमा लिया और इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा और चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। हालांकि राजा राज बहुत अधिक लंबे समय तक इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण नहीं रख सके। इसके अलावा वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं विद्या का संरक्षक तथा उदार राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चोल शासक पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, राजा राज प्रथम का पुत्र राजा राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का दूसरा प्रतापी शासक था। बच्चों, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रथम चोल की, तो न केवल इन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाल के रखा, बल्कि एक मजबूत थल एवं जल सेना के आधार पे अपने साम्राज्य का विस्तार भी किए। बच्चों, इनके काल में चोलों की शक्ति काफी बढ़ गई। उन्होंने चालुक्य, पांड्य, चेर तथा पाल शासक को भी हराया। अपने शासन के 5वें वर्ष में उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पे विजय हासिल की। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे जावा एवं सुमात्रा आदि पर विजय भी प्राप्त की, परंतु राजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे चोल प्रशासक पे। बच्चों, चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और उसके अधिकार जो है असीम होते थे। यहाँ तक कि युवराज को भी प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा चोल प्रशासक को जारी रखते हैं। बच्चों, प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य जो है 6 प्रांतों में विभाजित था, जिसे मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई इस प्रकार है। सबसे ऊपर राज्य आता है, उसके नीचे मंडलम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा चोल प्रशासक के स्थानीय स्वशासन को जारी रखते हैं। बच्चों, चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वार्यम कहा जाता था और यह सबसे विभिन्न प्रशासन व्यवस्था थी जो कि भारत में किसी और राज्य में नहीं देखी जाती थी। बच्चों, यह व्यवस्था सीमित प्रणाली पे आधारित थी और चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है ऊर। ऊर जो है किसानों का ग्राम होता था और इसके ग्राम प्रधान किसानों से लगान वसूलकर राजा को पहुंचाते थे। दूसरा जो है वो है सभा।
सभा जो है ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता था, ब्राह्मदेव और अग्रहार। ब्राह्मदेव गांव जो है राजाओं के तरफ से ब्राह्मणों को भेंट में दिया जाता था और उसी को ब्राह्मदेव गांव कहा जाता था। और तीसरा था नगरम। नगरम में मुख्य रूप से व्यापारिक रहा करते थे और व्यापार से वो अपना जीवन यापन करते थे। जब कभी इनके गांव से राजा के सैनिक या राजा गुजरा करते थे तो इन गांव के व्यापारियों का यह कर्तव्य होता था कि वे सभी के भोजन और रहने की व्यवस्था करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चोल शासक पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए उनके स्थानीय स्वशासन पे और गहरी चर्चा करते हैं। बच्चों, चोल राज्य को कर जो है वो भूमि और व्यापार से प्राप्त होता था। इस कर का एक भाग तो राजा के लिए रख दिया जाता था और दूसरे भाग को सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क और तालाब बनाने, राज कर्मचारियों को वेतन देने, स्थल सेना और जल सेना का खर्च वहन करने के लिए तथा मंदिरों के निर्माण में खर्च किया जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चोल शासक के स्थानीय स्वशासन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, चोलों के स्थानीय सेना में पैदल, गजारोही, अश्वरोही जैसे सैनिक शामिल थे। इसके अलावा इनके पास एक बड़ी नौसेना भी थी। बच्चों, चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले नायक तथा सेना अध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चोल शासन के कलात्मक विकास पे चर्चा करते हैं। बच्चों, चोल शासकों ने अपने शासन काल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को बढ़ावा दिया। इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान तथा ऊंचे एवं अलंकृत गोपुरम देखने को मिलते हैं। राज ने राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया। यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। यह द्रविड़ शैली की विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग में मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज मूर्तियां हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यह चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने नए राजा और राज्य के परिचय पे चर्चा की। इसके अलावा हमने राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, चोल शासक पे भी चर्चा की और इसका रेफरेंस है इतिहास कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।